नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। तो भैया, राजनीति में अब बिहार से चलकर विवाद जो उत्तर प्रदेश में आ गया, रामचरितमानस को लेकर ये विवाद शुरू हुआ बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान की वजह से, और ये विवाद अब उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा एक बार रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया गया। अब इस बयान के बाद राजनीति भी होने लगी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट कट सकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन खबर के संपादक विद्याशंकर तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये राजनीति गरमाई हुई है रामचरितमानस के ऊपर बयानबाजी को लेकर, उसके बाद ये चर्चाएं तेज हो रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर का रास्ता देख सकते हैं समाजवादी पार्टी से। देखिए, सबसे पहले पृष्ठभूमि समझते हैं कि माजरा क्या है क्या कि आपने देखा होगा कि बिहार में जाति जनगणना उसको सर्वे कहिए, सर्वे शुरू हुआ। उसके लेकर के पहले आए केंद्र में, उसके बाद केंद्र ने हामी नहीं भरी तो बिहार के स्तर पर उन्होंने डिसीजन ले लिया। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बीजेपी जो अभी तक अगड़ों की पार्टी मानी जाती थी, 2014 में नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी आने के बाद अगड़ों के साथ पिछड़ों और दलितों को भी जोड़ लिया। अब विपक्ष को ये साफ साफ लग रहा है कि जब तक कोई ऐसा मुद्दा पैदा न किया जाए जिससे किसी तरीके से पिछड़े जो है बीजेपी से कटे, दलित वहाँ से कटे, तब तक ये रायसीना हिल्स की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। तो एक जाति जनगणना का आपने फैसला लिया। इसके बाद सोची समझी रणनीति के तहत चंद्रशेखर यादव हैं, वो जो है ना बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने बयान दिया रामचरितमानस के कुछ चौपाई और दोहों को लेकर के। अब जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ताड़ना के अधिकारी जो बताया जा रहा है, उसकी दो व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या वो लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से, और दूसरी व्याख्या दूसरा पक्ष कर रहा है कि उसका मतलब ये है। लेकिन कोई मतलब समझना चाहता हो तब न समझे, मतलब नहीं समझना है। बिल्कुल। ये पूरी की पूरी जो है ना जाति का वोट लेने के लिए एक गिमिक है। एक आप कह सकते हैं कि लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि आप हमारे साथ आओ। अब उसमें जो है पिछड़े और दलित को जोड़ लिया जा रहा है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया वही है लगभग जो चंद्रशेखर का बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी छोड़ करके उधर गए तो उनका क्या हश्र हुआ, अपना चुनाव तक नहीं जीत पाए। और मुझे याद है कि जिस मंच से वो शामिल हो रहे थे, उन्होंने 85 और 15 का नारा बुलंद किया था अखिलेश यादव के सामने, ठीक। और वो नारा उनका चला नहीं। अब फिर से उन्होंने ऐसी चाल चल दी है ताकि जो है किसी तरीके से उनका महत्व बढ़े। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है, या अखिलेश यादव जो 2020 में लोटन राम के खिलाफ एक्शन लिए थे, उन्होंने राम को जो है काल्पनिक पात्र बता दिया था। समाजवादी पार्टी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो बड़बोलेपन में बोल गए हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सपा का बयान भी आ गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने साफ, मल्होत्रा जी ने साफ साफ कह दिया है कि पार्टी का स्टैंड नहीं है, ये उनका निजी स्टैंड है। तो समाजवादी पार्टी, इधर अपर्णा यादव भी कूद गई हैं, अपर्णा यादव ने भी बोला है। तो इस पे कुछ होने वाला है समाजवादी पार्टी के अंदर भी, क्योंकि विपक्ष के साथ दो बहुत बड़ी दिक्कत है। एक तो ये वोट बैंक वाला, और दूसरा उनकी एकता वाला। जिस तरीके से केसीआर ने वहाँ खम्मम में जाकर रैली की और अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे, अखिलेश यादव दो नाव पे पैर रख रहे हैं। केसीआर नीतीश कुमार को नकार चुके हैं, जान गए हैं कि बिना कांग्रेस के चलेंगे नहीं। और केसीआर को ना कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए। तो दूसरी दिक्कत विपक्ष के साथ है एका वाली। इनमें एकता कायम करना ऐसे ही मानिए जैसे कि मेढक को तोल रहे हैं। वो एकता वोकता बहुत मुश्किल दिख रही है। और इधर जो है जातियों में विद्वेष पैदा करके अपने वोट बैंक बनाना। आपने लोटन राम निषाद का जिक्र किया, उधर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी उनको लेकर जो है उन्हीं के तर्ज पे ये कह रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को भी निष्कासित करेगी, और जब ये सत्ता में थे तब इनको ये बात नहीं याद आई। याद आएगी भी नहीं। ओपी राजभर तो अखिलेश यादव को घेरने में लगे हैं, क्योंकि उनसे उनकी बढ़ गई है दूरी। ओपी राजभर इस समय है बीजेपी के नज़दीक, तो वो बीजेपी की तारीफ करने से इन दिनों नहीं थक रहे हैं, और अखिलेश यादव को घेरने से नहीं चूक रहे हैं। तो अखिलेश यादव को घेरने के लिए इसलिए अच्छा मौका है कि 2020 में जब आपकी पार्टी का ये स्टैंड था कि पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को आपने बर्खास्त कर दिया, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य किस हैसियत में है कि आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप उनके खिलाफ एक्शन लेकर के दिखाइए,
तो बहुत जल्दी कारण बताओ नोटिस जारी हो जाए या उनके खिलाफ कोई एक्शन हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी एक्शन कर सकती है, क्योंकि राम और रामचरितमानस से विद्रोह करके समाजवादी पार्टी के लिए वोट बटोरना इतना आसान नहीं है। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य का भगवान राम या रामचरितमानस को लेकर पहली बार टीका टिप्पणी नहीं है। इससे पहले भी चुनावी रैली के दौरान वो भगवान राम को लेकर टीका टिप्पणी कर चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब से चुनाव हारे हैं, कहाँ गए थे अपने जिले में वो ललकारने के लिए। कांग्रेस के नेता जो आरपीएन सिंह आए थे उनको ललकार रहे थे कि हमारा एक अदना सा कार्यकर्ता हरा देगा, और वो खुद ही बुरी तरीके से हार गए थे। उनके हाथ में कुछ बचा उचा नहीं है। अब वो अपनी राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं। उस अंतिम पारी में जो उनकी बौखलाहट है वो सब सामने आ रही है कि किसी तरीके से किसी वर्ग का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, मेरा वेटेज बढ़ जाए। उन्हें अपने बेटी बेटा जो भी परिवार के लोग हैं उनको इस्टेब्लिश करने की चिंता है। उन्हें प्रदेश और देश से क्या लेना देना है। तो जिस तरीके की ये राजनीति हो रही है, एक धर्म विशेष के खिलाफ और रामचरितमानस के खिलाफ लगातार टीका टिप्पणी की जाए, ये विवाद उधर बिहार से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश पहुंचा, मध्य प्रदेश पहुंच रहा है, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव। तो राजनीतिक दल वाले, राजनीतिक पार्टियां इतनी बौखलाहट में क्यों हैं? बौखलाहट में मैं आपसे जैसा कि जिक्र किया ना कि सिर्फ और सिर्फ 2024 का आम चुनाव दिख रहा है, और उसके पहले 3 राज्यों का तो चुनाव डिक्लेयर हो गया है, 6 राज्यों में और चुनाव होना है इस साल के लास्ट में। तो विधानसभा चुनाव की भी रणनीति है और मेन इनके टारगेट पे है लोकसभा का चुनाव। इन्हें लग रहा है कि 10 साल मोदी जी ने राज कर लिया, एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम करने लगा, तो इसको कैसे भुनाया जा। निश्चित रूप से बेरोजगारी, महंगाई और जो भी इश्यूज हैं उसको लेकर के लोगों को दिक्कत तो है ही, तो उसको भुनाया जाए। तो ये भी जानते हैं कि इस देश में विकास की चाहे जितनी बातें कर लीजिए, लास्ट तक आते थे जाति और मजहब के नाम पे वोटिंग होनी है। तो जाति और मजहब को तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि बीजेपी ने एक और पासा फेंक दिया पसमानदा मुस्लिम वाला, क्योंकि उसमें जो फ्री का अनाज मिल रहा है, फ्री का आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, गैस के सिलेंडर मिल रहा है, कनेक्शन मिल रहा है, बहुत सारी उनकी स्कीम्स है, वो मजहब के आधार पे तो बट नहीं रही है, उससे भी ये लोग परेशान हैं। तो ये पिछड़ी जातियों को किसी तरीके से साधना चाहते हैं। तभी आपने देखा होगा कि बीच बीच में अभी क्या है, पिछड़ों को कितना आरक्षण मिला है, 27%। अब वो बीच बीच में नारा बुलंद करते रहते हैं कि हम तो मोर देन 55% या 54% है। वो किस लिए? क्योंकि उतना आरक्षण चाहिए। तो फिर जो है जनरल के लिए कुछ न बचे, ठीक है। मेरिट के आधार पर देश नहीं चलेगा, आरक्षण के आधार पर देश चलेगा, चाहे देश बर्बाद हो जाए, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क उन्हें कैसे पड़ता है कि हमारा वोट बैंक बनना चाहिए। तो ये राजनीतिक दांव पेच है, और समाज में और जातियों के बीच नफरत पैदा करने के अलावा, उनमें विभाजन करने के अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है। उनका मकसद है कि हमें वोट मिल जाए, समाज, देश बट रहा है, समाज बट रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने 10% का भी जिक्र किया, इसको लेकर भी बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता विवादित बयान देते हैं कि ये 10% वाले लोग कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, मंदिर का घंटी बजाते थे। बिल्कुल, देखिए वही बात है ना कि इनको ये बात खल रही है। निश्चित रूप से यदि आप देखेंगे, पहले एक बात क्लियर कर लें, पिछड़ों और दलितों का शोषण हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो अपने अधिकारों से वंचित रहे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन किसी को आगे बढ़ाने का तरीका ये नहीं है किसी को जमीन में धंसा दीजिए। आगे बढ़ाने का तरीका है कि जो पीछे छूट गए हैं उनको ऊपर उठाइए, ठीक है। वो उन्हें नहीं चाहिए, पीछे वाले को कहा। अब आईएएस के बच्चे को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? ठीक है, जब आपकी एक पीढ़ी ले ली आरक्षण और आप जो है अपर क्लास से भी अपर क्लास बन गए, तो आपके बच्चे को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? आप आ जाइए, शामिल होइए जनरल में। पीछे वाले जो घुरहू राम गांव में रह गए हैं उनको आरक्षण मिलने दीजिए। नहीं, सबसे पहले उदित राज आगे आएंगे, सबसे पहले चिराग पासवान आगे आएंगे। जितने लोग आगे बढ़ चुके हैं वो चाहेंगे ही नहीं कि कभी ये आरक्षण जो है उनको मिले, क्योंकि उनकी पीढ़ी तो खा रही है ना उसका। इस देश में सामाजिक न्याय तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि एक पीढ़ी यदि क्लास 1 रह चुकी, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आपकी इस बात का तात्पर्य कुछ इस तरीके का निकल रहा है कि उन लोगों को मिलने वाले योजनाएं जो भी हैं, वो योजनाओं का लाभ उन्हीं के लोग ऊपर ही खा जाते हैं। बिल्कुल खा जाता है। देखिए है क्या कि जो आगे बढ़ गया, आप देखेंगे कि दलितों में और पिछड़ों में भी एक एलिट क्लास बन गया है। एक पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ लिया, दूसरी ने लिया, तीसरी ने लिया, और वो एलिट क्लास में आ गए। लेकिन वो आरक्षण नहीं छोड़ना चाहते हैं, और नीचे वाले को वो मिल नहीं रहा है। तो इन्हें इससे मतलब नहीं है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन्हें मतलब है कि किसी तरीके से इनको भड़काओ और भड़का करके अपना वोट पाओ। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही पार्टी को जिम्मेदार ठहरा, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू सब शामिल है, सब शामिल, हमाम में सब नंगे हैं। हाँ,
सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती हैं, वो रामचरितमानस का विवाद हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो। कोई इस बात पे बात नहीं करता है कि कैसे आरक्षण को कम किया जाए या कैसे लोगों को उससे ऊपर उठाया जाए कि आरक्षण की बात ही ना आए। हर एक राजनीतिक दल अपनी रोटी सेकना चाहता है, अपना चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से ये विवाद बढ़ा है और समाजवादी पार्टी के अंदर भी अब फूट पैदा हो रही है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि विधायक साहब कह रहे हैं कि ये उनका निजी मामला है और पार्टी इसका संज्ञान भी लेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी, जैसे आपसे पहले जिक्र किया, समाजवादी पार्टी इसका समर्थन नहीं करेगी। पहले भी उसका स्टैंड पता चलता रहा है। वो बार बार बोलते हैं कि हम राम और कृष्ण के भक्त हैं, हमारा उनमें आस्था है और इस तरीके से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है परेशान है क्योंकि वो किनारे हो गए हैं, उनका कुछ वेटेज नहीं बचा है। अपने चुनाव हार करके वो अपना जो है वैल्यू कम कर लिए है। अब उसी को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी उठपटांग बोल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी कह सकते हैं एक तरह से उनको बर्दाश्त कर रही है, अदरवाइज उनकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी को पता चल चुका है कि जो आदमी अपना एक विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकता, वो हमें वोट क्या दिलवाएगा पिछड़ों का। हाँ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए इस तरीके के बेतुके बयान दे रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव इस पर क्या एक्शन लेते हैं और किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्योंकि ये किसी भी सूरत में ये मंजूर नहीं होगा अखिलेश यादव को भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरीके का टीका टिप्पणी करें। खैर, ये राजनीति है, कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, वोट के नाम पे, राजनीति के नाम पे बात फिर मत और मजहब की आ जाती है, कहीं भी बात विकास की नहीं होती है। आपकी क्या राय है इस पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।